तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ राज और आज हम वापस से आ चुके हैं। क्या पढ़ने हैं? एसिड बेस एंड सॉल्ट का पार्ट टू जो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस हम पढ़ेंगे आज, और साथ में पीएच वैल्यू क्या होती है ये सब पढ़ेंगे, और एसिड के दो टाइप होते हैं, इसको क्या होता है वो आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं किस टॉपिक पे? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड होती है चार, सिर्फ चार होती है, बहुत ईजी है। तो सबसे पहले आती है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, मतलब एसिड जो चार है ये उनके साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म करता है, उनका एग्जांपल ये बताएंगे। तो सबसे पहले जो एसिड विथ है ये रिएक्शन है, ये एग्जांपल आएंगे, ठीक है। तो एसिड विथ मेटल, जब मेटल और एसिड की रिएक्शन होगी, मेटल और डाइल्यूटेड एसिड, डाइल्यूटेड एसिड क्या होता है? जब लेस अमाउंट ऑफ एसिड और लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है, इज कॉल्ड डाइल्यूटेड एसिड, ठीक है। ये कहें तो वीक कह सकते हैं इसको, मतलब ये ज्यादा खतरनाक नहीं है। और एक होता है हमारा कंसेंट्रेटेड एसिड, उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ एसिड होता है, लेस अमाउंट ऑफ वाटर रहता है, तो वो ज्यादा हार्मफुल रहता है, ठीक है। जो मेटल डाइल्यूट एसिड से मिलता है तो फॉर्म करता है सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस फॉर्म करता है प्लस सॉल्ट फॉर्म करता है। एग्जाम्पल हो गया जिंक प्लस HCl, तो जिंक क्लोराइड बन जाएगा प्लस हाइड्रोजन बाहर आ जाएगा, ठीक है। फिर सेकंड आता है हमारा मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट मैंने यहाँ पे पूरा नहीं लिखा है, कार डॉट लगा दिया, मतलब इसका मेटल कार्बोनेट है, ठीक है। मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड इक्वल्स टू सॉल्ट प्लस CO2 प्लस वाटर। तो अब मेटल कार्बोनेट में और एसिड का जब जुड़ रहा है तो सॉल्ट CO2 प्लस वाटर बना रहा है, और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट भी सॉल्ट ऑक्सीजन ओ CO2 और वाटर बना रहा है, ठीक है। ये दोनों हैं, मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये दोनों सेम ही प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो भाई जैसे आया हमारा Na2CO3 प्लस HCl, तो हो जाएगा NaCl प्लस CO2 प्लस H2O, CO2 आगे हमारा, और क्या बोलते हैं वो, आगे अपने कार्बन डाइऑक्साइड, H2 आगे हमारा वाटर, NaCl आगे हमारा एक टाइप का सॉल्ट होता है, ठीक है। फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो मैंने यहाँ पे मेटल डॉट लगाया, ठीक है। मेटल प्लस एसिड इक्वल्स टू सॉल्ट प्लस CO2 प्लस वाटर। तो सॉल्ट हम लेंगे यहाँ पे क्या, NaCO3, ये है हमारा मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, HCl आगे हमारा एसिड, NaCl बन गया हमारा क्या, सॉल्ट, CO2 बन गया हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, और H2O है हमारा वाटर, ठीक है। फिर लास्ट आता है हमारा फोर्थ होता है मेटेलिक ऑक्साइड। तो मेटेलिक ऑक्साइड की जब एसिड से रिएक्शन होती है तो बनता है सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। तो मैं एग्जांपल यहाँ पे आने से पहले मैं बताता हूँ। एक रिएक्शन थी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जो मैंने चैप्टर 1 में कवर करी है। उसमें भाई जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है तो उसमें क्या होता है, सॉल्ट फॉर्म होता है प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन वो वाटर, सॉरी वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर फॉर्म होता है। तो भाई न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में है क्या, जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट प्लस हाइड्रो वो H2O प्रोड्यूस करते हैं। तो एसिड तो है हमारा, तो बचा क्या, मेटालिक ऑक्साइड। तो मेटालिक ऑक्साइड एक बेस होता है, याद रखना, मेटालिक ऑक्साइड जो रहता है तो बेस होता है। तो बेस की रिएक्शन जब एसिड से रहती है तो हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है जिसमें सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन होता है, अब वो H2O फॉर्म होता है। तो देखो मेटालिक ऑक्साइड में आगे अपना CuO, और एसिड में लिया अपने HCl, तो ये बन गया CuCl प्लस H2O, ठीक है। भाई अगर ये आए ना एग्जाम्पल में HCl एसिड में, HCl को जरूर लेना, क्योंकि HCl है ना सारे मुकाबले, सारे एसिड्स के मुकाबले इसका मेरे को तो इजी पड़ता है, मैं बताऊँ तो। भाई जिंक है, अब जिंक क्लोराइड के साथ बना लेगा तो हो जाएगा जिंक क्लोराइड। अब भाई मैं यहाँ पे ले लेता हूँ H2SO4, तो ये तो पावर रहता है, और ये क्या है, इसीलिए ऐसे लीजिए पड़ता है। Na2CO3 प्लस HCl है, NaCO3 HCl है, यहाँ पे सॉल्ट बना, यहाँ भी सॉल्ट बना, यहाँ भी सॉल्ट बना, यहाँ भी सॉल्ट बना, ठीक है। अब देखो CuCl, अब भाई आधे से ज्यादा सॉल्ट में तो Cl ही आता है, आधे से ज्यादा जो रहते हैं अपने सॉल्ट में Cl आ जाता है, आखिर में क्या आ रहा है, हाइड्रोजन आ रहा है, वाटर आ रहा है, CO2 आ रहा है, तो ये तो इजी पड़ जाता है, ठीक है। तो अब चार थी हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, ये चार हो गई। अब बेस की जो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, वो सिर्फ दो है, उन दो को कवर करते हैं, फिर अपन आते हैं पीएच वैल्यू पे, ठीक है। तो आएंगे अपन किस पे, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस है, मैंने बताया था जैसे कि दो है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड चार थी, ये दो है, ठीक है। तो बेस विथ मेटल, नॉन मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड है, याद रखो नॉन मेटल ऑक्साइड। ये देखो मेटल रिएक्शन, मेटल जब बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म करेगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। जब भी भाई बेस और मेटल की रिएक्शन होगी तो क्या फॉर्म करेगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। एग्जांपल होता है जिंक प्लस NaOH, तो क्या फॉर्म हुआ, Na2ZNO2 प्लस H2 आ गया हाइड्रोजन गैस, और सॉल्ट ही आ गया, ठीक है। फिर आया अपना क्या, नॉन मेटल ऑक्साइड। अब नॉन मेटल ऑक्साइड, जब नॉन मेटल को मैंने NON डॉट लगाया, ठीक है, ये पूरा है।
प्लस ऑक्साइड से जब रिएक्शन करते हैं तो बनता है सॉल्ट प्लस वाटर। तो अब मैंने बेस क्या बोलते हैं उसमें एसिड में क्या बताया, जो हमारा लास्ट था उसमें क्या था, उसमें भाई सॉल्ट प्लस वाटर फॉर्म हो रहा था, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रही थी, है ना, हो रही थी कि नहीं हो रही थी। तो भाई इसमें भी तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही हो रही है, जब एसिड मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा था तो भाई वो सॉल्ट प्लस वाटर फॉर्म कर रहा था। तो अब भाई मेटेलिक ऑक्साइड प्लस एसिड था, तो एसिड तो एक हो गया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एसिड प्लस बेस इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर, तो बचा हुआ क्या होना चाहिए था, बेस। अब इसमें एक तो बेस है, तो बचा है कौन सा, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, तो इसको एसिड माना जाता है। याद रखना नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होता है हमारा बेस, और अपना वो क्या बोलते हैं, मेटेलिक ऑक्साइड हमारा होता है एसिड। नहीं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होता है हमारा एसिड, और मेटेलिक ऑक्साइड होता है हमारा बेस। ठीक है, ये अच्छे से याद रखना भाई, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर इसका भाई एग्जांपल आया CO2 जो है हमारा नॉन मेटल ऑक्साइड है, हाँ, प्लस हुई बेस CaOH2, तो बना क्या CaCO3 प्लस H2O। इसके साथ ये दो भी खत्म। अब भाई मैं एक बार अच्छे से और बता देता हूँ टाइप्स ऑफ एसिड, ये दो में तो हो गया क्लियर, ये दो में हो गया हमारा पूरा क्लियर। ठीक है, पता नहीं आज क्या हुआ, मार कर ही गिर गया। ठीक है, ये दो हो गए मैं क्लियर। अब आता है हमारा थर्ड, तो भाई थर्ड में बताता हूँ, नहीं थर्ड नहीं, ये दो क्लियर हो गए। अब आते हैं थर्ड टॉपिक, थर्ड सब टॉपिक जो है टाइप ऑफ एसिड। अब एसिड को मैंने अभी जल्दी जल्दी में बता दिया था, दो टॉपिक, दो में डिवाइड है, डाइल्यूटेड एसिड और कंसंट्रेटेड एसिड। तो भाई डाइल्यूटेड एसिड है ना, उसमें ये बता याद रखना कि डाइल्यूटेड एसिड में अपना वो जो एसिड है वो लेस अमाउंट में होता है, वाटर मोर अमाउंट में होता है, और वही कंसंट्रेटेड एसिड में अपना एसिड ज्यादा अमाउंट में रहता है और अपना वो वाटर कम अमाउंट में रहता है। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन ये आता है बहुत, मतलब बहुत बार पूछा जाता है कि why acid is added into water, acid is added into water। ठीक है, वो क्या गया है क्वेश्चन, रुको मैं लिख देता हूँ, है ना। तो भाई अब टाइप्स ऑफ एसिड बता दी, डाइल्यूटेड एसिड को DILUT लिख सकते हैं, पर शॉर्ट फॉर्म में DIL डॉट एसिड लिखते हैं, और कंसंट्रेटेड को शॉर्ट में लिखते हैं CON डॉट एसिड। ठीक है, तो भाई इतना बता दिया। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, ये बहुत बार पूछा गया भी है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट भी है कि हाउ एसिड एडेड इनटू वाटर। तो भाई मैं इसको बताता हूँ, एसिड जो है ना वो स्लोली बहुत ज्यादा धीरे धीरे वाटर में एडिट करा जाता है। पता है क्यों, जब भाई एसिड को, अगर कंसंट्रेटेड एसिड को अपन वाटर में मिलाएंगे ना, तो क्या होगा, बहुत ज्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करेगा, बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव बर्न हो जाएगा, बहुत ज्यादा कहीं तो बम फटना ऐसा ही हो जाएगा पूरा पूरा। हाँ, अब भाई वो वैसा बम फटना नहीं कि पाकिस्तान जो करता रहता है, समझो भाई, तो बहुत ज्यादा एक्सक्लूसिव हीट, हाई अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है, इसीलिए जो एसिड है उसको तुरंत वाटर में नहीं डाला जाता है, कंसंट्रेटेड एसिड को खास करके, क्योंकि डाइल्यूटेड एसिड में एसिड की अमाउंट कम रहती है, तो भाई वो तो वैसे भी इतना क्या बोलते हैं ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस नहीं करेगा। कंसंट्रेटेड एसिड में एसिड की अमाउंट ज्यादा रहती है वाटर के मुकाबले, तो अगर उसको अपन तुरंत भाई पानी पिला सका, यही अपनी बॉटल एसिड की, कंसंट्रेटेड एसिड की, और ऐसे मिला दोगे ना, समझ जाए खेल खत्म। ठीक है, इसलिए एकदम ड्रॉप बाय ड्रॉप आता है ना अपना, क्या कहते हैं मार्कर, ही मार्कर्स में जिससे अपन रिफिल करते हैं, वो एक क्या कहते हैं उसको, मेरे को याद नहीं आ रहा वो word, क्या बोलते हैं उसको भाई, उससे ड्रॉप वैसे भर जाओ, ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते हैं, वैसे ही एसिड को भाई वाटर में ड्रॉप बाय ड्रॉप मिलाया जाता है, बिकॉज सीधा मिला दोगे तो ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगी इसीलिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी खत्म हुआ। अब मैं आता हूँ लास्ट सब टॉपिक, नहीं ये तो लास्ट टॉपिक है, ये तो अपना एक सब टॉपिक नहीं है, या पीएच वैल्यू। पीएच वैल्यू क्या होती है, तो पीएच वैल्यू बताता हूँ। पीएच एक स्केल होती है जिससे मेजर करा जाता है कि एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है कितना वीक है, न्यूट्रल कितना है, और बेस कितना स्ट्रॉन्ग है कितना वीक है। ठीक है, तो भाई वैसे तो आप लोग जैसे पढ़ रहे हो तो एनसीईआरटी बुक में होगा एक, मैं नीचे बना के दिखाता हूँ तुमको, देखो फिर आप कर लेता हूँ। पीएच स्केल है, इसको स्केल कहते हैं। तो भाई देखो पीएच स्केल ऐसी होती है 14, इसमें कंपार्टमेंट टाइप बने रहते हैं, बहुत बड़ी एक रेक्टेंगल शेप की बहुत बड़ी स्केल, अपनी नॉर्मल स्केल रहती है ना ये, अब इसमें ऐसे ऐसे कंपार्टमेंट बने हुए हैं। ठीक है, तो 14 कंपार्टमेंट होते हैं, तो 1 से जो 7 तक है वो होते हैं एसिड। तो तुम लोग को लग रहा होगा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा, जो 7, 6, 5 इससे होगा, नहीं भाई, जो
बहुत कम नंबर का होगा, जैसे एसिड है 1 to 7, तो 1 2 3 4 5 6, तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा 1, फिर होगा 2 का उससे छोटा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 7 आएगा, ठीक है। तो भाई मेरे को एक बात बताओ, अगर एक एसिड है उसकी पीएच वैल्यू आ रही है 1 और एक एसिड की पीएच वैल्यू आ रही है 6, सबसे भाई नंबर में मत जाना, स्ट्रॉन्ग कितना है 1, क्योंकि वो सबसे पहले आ रहा है, ठीक है। और फिर अपना न्यूट्रल, न्यूट्रल मतलब ना ही वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक है ना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेसिक है, ठीक है। तो वो कौन सा होता है 7 8 9 में आता है खास करके ये, ठीक है। फिर हमारे 8 7 से मतलब 7 से चालू हो जाता है हमारे बेस भी, भाई अब 7 से 8 9 10 11 12 ये सब थोड़े वीक बेस आ गए, 11 12 13 14, समझे ऐसे, यहीं से सीधे स्केल जाती जा रही है, ठीक है। तो 7 8 9 10 आ गए बेस पे, 11 12 13, तो ऐसे रीडिंग आती है, उस हिसाब से बता सकते हो, ठीक है। अब भाई सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि पीएच वैल्यू के यूजेस हमारी डेली लाइफ में, ठीक है, और खास करके उस पर क्वेश्चन आता है टूथ डिके का। आपने अगर परीक्षा दी अभी तक ले ली होगी, वैसे अभी रिलीज नहीं हुई शायद, है ना। तो आपने अगर पिछले साल के पेपर में देखा होगा तो टूथ डिके का, प्रीवियस ईयर्स के पेपर में टूथ डिके का क्वेश्चन बहुत बार आया है, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने इस चैप्टर से एक टूथ डिके का, एक एसिड वाई एसिड एडेड स्लोली इनटू द वाटर, एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले ये जो रहता है अपना होता है 1 to 7, याद रखना, हाँ 1 to 7 होता है अपना 6 to 8, 6 7 8 मतलब, और ये होता है हमारा 7 to 14। भाई 7 जो है वो वीक एसिड है, तो अभी तो न्यूट्रल में आ रहा है क्योंकि भाई वो इतना रिएक्ट नहीं करेगा। अब भाई तुम जिस एसिड की वैल्यू 1 है वो न्यूट्रल थोड़ी ना हुई, तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, समझे आपको। वही बेस में एक 7 है, एक में 14 है, न्यूट्रल भाई 7 वाले न्यूट्रल तरफ आया थोड़ा, वो उस तरफ बढ़ता गया, समझा। तो ऐसा रहता है। अब हमारी पीएच वैल्यू की डेली यूजेस में बता देता हूँ ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो अब हम आ चुके हैं हमारे लास्ट पेज ही कह सकते हैं, लास्ट पेज ऑफ दिस वीडियो, ये हमारा लास्ट टॉपिक है। तो भाई मेरे को बताओ पीएच वैल्यू इन डेली यूजेस, मतलब इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच वैल्यू इन डेली यूजेस, डेली लाइफ में जो रहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा डाइजेशन है। अब डाइजेशन में कैसे आता है भैया, मैं आपको बताता हूँ। डाइजेशन मतलब हमारे अंदर जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम रहता है, उसमें स्टमक, मैंने पढ़ा है लाइफ प्रोसेस में जो मैंने स्टमक है उसमें क्या बताया था, स्टमक के अंदर HCl। अब भाई HCl है ना, कहे तो एकदम कंसंट्रेटेड एसिड, हाँ, क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जब भी तो वो फूड को एल्कलाइन बना रहा है, तो उसकी वैल्यू 1 to 3 रहती है, ठीक है। अब भाई अगर जैसे कि आप ज्यादा पानी नहीं पी लेते हो ना, अब कंसंट्रेटेड एसिड में अगर आप ज्यादा पानी नहीं पी लेते हो, तो ये आपका जो HCl है उसकी पीएच वैल्यू आ जाएगी 3 से ऊपर उठ जाएगी, तो भाई वो बहुत ही ज्यादा धीरे काम करेगा, वो अच्छे से फूड को डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, एल्कलाइन नहीं बना पाएगा बहुत जल्दी, मतलब मैं कहूँ तो इसके लिए काम आता है भाई सॉइल। तो आपने ये देखा होगा कि भाई जब अपन खेती करते हैं ना, तो अपन अगर एक ही लैंड पे कंटिन्यूअसली खेती करते हैं, तो है ना जो हमारी सॉइल रहती है वो एसिडिक हो जाती है, ठीक है। तो वो एसिडिक हो जाती है ना, तो भाई उसमें फिर खेती नहीं होती, उसमें जो फसल निकलती है ना वो बहुत ज्यादा खराब निकलने लगती है, तो भाई उसमें ना फिर बेस मिला जाता है, जिससे ना वो सॉइल को एल्कलाइन बना जाए। तो अब सॉइल को एल्कलाइन बनाने के लिए सॉइल का क्या रहता है, पीएच वैल्यू 6.3 to 7.3, अच्छी सॉइल का, ठीक है। एसिडिक में भाई 6.3 से नीचे चली जाएगी। अब भाई क्या रहता है, जैसे सॉइल एसिडिक हो जाती है ना, तो वो अच्छे से खेत फसल नहीं निकाल पाती है, तो उसमें भाई फिर किसान लोग बेस मिलाते हैं, हाँ, तो इससे वो सॉइल वापस एल्कलाइन बनती है। अब टूथ डिके, ये भाई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लो, मार्क कर लो, मार्क कर लो, 5 6 स्टार लगा लो, ठीक है। तो भाई टूथ डिके, अब टूथ डिके क्या रहता है भाई, अपन जब खाना खाते हैं ना, तो खाना खाने का तुम्हारा माउथ जो रहता है वो एसिडिक हो जाता है, तो भाई हमारे जो टीथ रहता है ना वो कोरोड होने लगते हैं, खराब होने लगते हैं। तो भाई हम टूथपेस्ट, हम खाना भाई ब्रश करते हैं ना जिससे हमारे दांत अच्छे रहे और क्या बोलते हैं हेल्दी रहे, क्लीन रहे, तो भाई टूथपेस्ट क्या है, एक बेस है, तो भाई उससे हमारा जो माउथ है वो नॉर्मल हो जाता है, एल्कलाइन हो जाता है। क्योंकि आप खाना ना खा लोगे ना, आप कुछ भी को ऐसा नहीं करा कि उससे दूध पियोगे तो नहीं होगा, कुछ भी खाओगे आपका माउथ एसिडिक हो जाता है, और अगर आप वो खाने के बाद ब्रश नहीं करोगे तो आपके दांत खराब ना होते। भाई आप एक हफ्ता ब्रश मत करो, भाई आपके दांत खराब होने लगेंगे, महीने भर मत करो और खराब होने लगेंगे। भाई अगर आप रोज ब्रश करोगे अच्छे से, तो भाई जो माउथ है उसकी पीएच वैल्यू एल्कलाइन रहेगी, नॉर्मल न्यूट्रल रहेगी, एल्कलाइन तो बेस चले जाता है ना, न्यूट्रल रहेगी, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कहता है 4 ब्लड, अब ब्लड की क्या रहती है 7 to 7.8, ये भी न्यूट्रल रहती है, ठीक है, ये याद रखना।
अधिकतर बस डाइजेशन को छोड़कर इन सब में आधे से ज्यादा टाइम न्यूट्रल ही रहनी चाहिए। अब भाई ब्लड में 7 to 7.8 रहती है। अब भाई इससे कम होगी तो तुम्हारा ब्लड खराब होने लगता है, ठीक है। अब आता है बी स्टेज। भाई अपन को मधुमक्खी जब काट लेती है तो अपन याद होगा भाई, अपन मम्मी को बताते कि मम्मी मेरे को मधुमक्खी ने काट लिया, तो मम्मी बेकिंग सोडा लगा देती है, हाँ, जिससे सही हो जाए। तो जो बी स्टिंग है वो होता है हमारा एक एसिड। बी स्टिंग में क्या होता है, पिछली वीडियो में बताया, मिथेनोइक एसिड। तो मिथेनोइक एसिड पे जब भाई बेकिंग सोडा एक बेस होता है, वो लगता है तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाती है और ये भी नॉर्मल हो जाता है, ठीक है। तो भाई ये है हमारे पीएच वैल्यू, डेली यूज में बहुत ज्यादा काम आती है। 5 मतलब है तो और भी 7-8 है, मैंने 5 इंपॉर्टेंट है जो कभी कभार पूछ सकते हैं। खास करके अगर पीएच वैल्यू इन डेली यूज लाइफ में से पूछना है तो वो रूट डीके ही पूछेगा, 99% चांस है। बाकी भाई अगर उसको पेपर एकदम अलग बनाना है कि बच्चे इस बार फेल हो जाए, अच्छे नंबर नहीं है, जैसे सीबीएसई चाहता है, तो भाई वो इन सब में से भी पूछ सकता है, या फिर इन पांचों के अलावा भी पूछ सकता है, वो एक नया बना के पूछ सकता है। इसके लिए सब अच्छे से पढ़ना है, पर वैसे मेरे को ऐसा लगता है कि एग्जाम आएगा तो इन पांचों में से कोई एक है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पीएच वैल्यू भी खत्म हुआ। अब अपन अगली वीडियो में कवर करेंगे सॉल्ट। हमारा एसिड हो चुका है, बेस हो चुका है, पीएच वैल्यू भी हो गई, और हम सॉल्ट पढ़ेंगे। और इसका जो वीडियो आई थिंक एक लेक्चर या फिर 2 लेक्चर और लगेंगे, उसका जो वीडियो चैप्टर खत्म करेंगे, ठीक। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके जाना, कमेंट करके जाना, सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू।